प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक भारत के आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये भारतीय इतिहास में द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों ने बंगाल के माध्यम से भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के माध्यम से बंगाल शासक को पराजित करके वहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय इन्होंने स्थान स्थान पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करके अपने व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से भारत से व्यापार करना शुरू किया था। आने वाले समय में जब केंद्रीय सत्ता मुगल शासक कमज़ोर हो गए, निर्बल हो गए, तो इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ऐसे में हम देखते हैं बंगाल में यहाँ के स्थानीय शासकों के मध्य जब आपस में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में स्वयं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को, अवध शासक सुजाउद्दौला को और बंगाल नवाब को युद्ध में पराजित करके इन्हें विवश किया 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि मानने के लिए। अब बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और उन्होंने बंगाल के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया। आज हम चर्चा करेंगे इसी द्वैत शासन के बारे में, बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था के बारे में। आखिर ये द्वैत शासन है क्या? सर्वप्रथम हम इसके अर्थ को समझेंगे कि द्वैत शासन व्यवस्था क्या है, बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था क्या व्यवस्था रही है। द्वैत शासन, जिसको अंग्रेजी में डीआरकी भी कहा जाता है, अर्थात दोहरा शासन द्विशासन व्यवस्था, जिसमें दो शासकों का शासन होता है। बंगाल की राजनीति के माध्यम से जब अंग्रेज़ों ने भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया, तो उन्होंने मुगल शासक शाह आलम से 26 लाख रुपए के बदले दीवानी अधिकार बंगाल के प्राप्त किए और 53 लाख रुपए के बदले बंगाल के नवाब से निजामत के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। और इस तरह से उन्होंने बंगाल के प्रशासन पर, बंगाल की राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दीवानी और निजामत, ये दोनों अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल में दो तरह की सत्ता हमें दिखाई दी, एक बंगाल नवाब की सत्ता और दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। दो शासकों की सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई, जिसमें दीवानी और निजामत अधिकार कंपनी ने पैसों के बदले अपने हाथ में ले लिया। दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार जब कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए, तो बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र का शासक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति से काम लेते हुए, दूरदर्शिता से काम लेते हुए बंगाल की राजनीति में सीधा अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया, अपितु बंगाल के नवाब के माध्यम से ये वहाँ के शासन को, दीवानी और निजामत कार्यों को संचालित करते थे। तो बंगाल का नवाब तो नाम मात्र का शासक रहा और कंपनी के हाथों में सीधा सीधा सत्ता आ गई। हम देखते हैं बंगाल के नवाब का जनता के प्रति उत्तरदायित्व था, परंतु उसके पास अधिकार नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार थे, परंतु जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। इसे कहते हैं दोहरा शासन व्यवस्था, जिसमें शासन सत्ता दो शासकों के हाथ में है, एक की जिम्मेदारी है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, एक के पास अधिकार है, दूसरे के पास अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं जनता को दो सत्ताओं के शासन का सामना करना पड़ता है। इसे ही कहते हैं द्वैत शासन या दोहरा शासन। सर्वप्रथम हम इस दीवानी और निजामत शब्द को समझें। दीवानी और निजामत शब्द हमें मध्यकाल में मुगल शासकों से पूर्व ही दिखाई
दिखाई देते हैं। दीवानी का तात्पर्य है जिसमें कर वसूली या वित्त संबंधी कार्य होते थे। राजस्व संबंधी कार्य सारे दीवानी कार्यों में आते थे और ये सीधा केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में होता था। निजामत जो शांति व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित कार्य होते थे, जिसे हम फौजदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। निजामत और फौजदारी व्यवस्था मिलती हुई है, एक ही व्यवस्था है जिसमें सुरक्षा और शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य आते थे। इस तरह से दीवानी में वित्त से संबंधित कार्य और निजामत में सुरक्षा और शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य, पुलिस प्रशासन इनसे संबंधित कार्य आते थे, न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्य आते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि दीवानी और निजामत ये दोनों अधिकार कंपनी ने जब अपने हाथों में ले लिए तो बंगाल के नवाब की सत्ता नाम मात्र की रह गई और इन सारे अधिकारों का प्रयोग कंपनी अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए करने लगी। जब कंपनी के हाथ में दीवानी और निजामत अधिकार आ गए तो उन्होंने बंगाल और बिहार की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। उन्होंने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में शिताब राय को अपना उप दीवान नियुक्त किया और निजामत अधिकार के साथ साथ इन्हें दीवानी अधिकार भी दिए। वहाँ के राजस्व वसूली का कार्य इन दोनों दीवानों के हाथ में सौंप दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के समय द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया। बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था को स्थापित किया, जिसके पीछे उन्होंने अनेक कारण बताए। उन औचित्य को हम यहाँ सिद्ध करते हैं। जब 1764 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता दिलाई थी तो कंपनी को ये लगा कि अब बंगाल पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का कार्य भी क्लाइव को दिया जाए। तो क्लाइव जब वापस से 1765 ईस्वी में भारत का दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने आते ही लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की और उसके पीछे उसने जो कारण बताए वो ये थे कि कंपनी यदि बंगाल की सत्ता वास्तविक रूप से अपने हाथ में लेती है तो समस्त भारतीय मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करेंगे और इस विरोध के लिए सभी एक हो जाएंगे और उस एकता का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाएगी। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जैसे फ्रेंच है, डच है, डेनिश है, ये सभी कंपनियां ये बंगाल के नवाब को तो कर दे सकती थी परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कर नहीं देती। इसलिए उन्होंने नाम मात्र के रूप में बंगाल के नवाब में दीवानी और निजामत अधिकार रखे और वास्तविक शक्तियां अपने हाथ में रखी जिससे कंपनी को आर्थिक लाभ मिल सके। तीसरा जो कारण लॉर्ड क्लाइव ने बताया वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी यदि सीधा नियंत्रण बंगाल का अपने हाथ में लेती तो विश्व की अन्य जो शक्तियां थी वो इंग्लैंड का विरोध करती और इस विरोध को कंपनी सहन नहीं कर सकती और भारत से उसे अपना व्यापार समेटना पड़ता। चौथा जो कारण बताया वो ये था कि कंपनी के पास इतने योग्य प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जिनके माध्यम से वो भारत में सीधा अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर सकती थी, अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकती थी। तो ऐसे में उनके पास एक ही उपाय बचता था कि वो भारतीयों के माध्यम से ही बंगाल की राजनीति को संचालित करें। इसीलिए उन्होंने बंगाल के नवाब के माध्यम से वहाँ के शासन को चलाया। और जो महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से संचालित होता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बंगाल में कंपनी के सीधे शासन की परमिशन नहीं देते, वो इसके पक्ष में नहीं थे। और अंतिम जो कारण उन्होंने बताया वो ये था कि स्वयं इंग्लैंड की संसद कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करती। ऐसे में कंपनी
आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकती थी और उसे इंग्लैंड के संसद के नियंत्रण में रहकर अपने कार्यों को संचालित करना पड़ता। इन सारे कारणों को बताकर लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इस द्वैध शासन के माध्यम से ये कहा जाता है कि वहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने इतना मुनाफा कमाया, इतना लाभ प्राप्त किया कि उसने प्रशासन का संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेकर जो राजस्व की वसूली की, वो राजस्व की वसूली इतनी ज़्यादा थी कि 1766-67 से लेकर 1767-68 ईस्वी में लगभग 57 लाख पौंड उसने राजस्व वसूल करके इंग्लैंड भेजा, जिससे बंगाल का अधिकाधिक आर्थिक शोषण हुआ। और इन सबको यदि हम देखें तो इसके परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा और ऐसी अकाल की स्थिति में भी जनता से करों की वसूली की गई। बहुत ही शोचनीय स्थिति थी उस समय की, और इसके बावजूद लॉर्ड क्लाइव ने वहाँ पर अपना द्वैध शासन स्थापित कर रखा था। प्रशासन का संपूर्ण अधिकार कंपनी ने अपने हाथ में रखा था, परंतु उसका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जनता जब इनके पास आती थी तो कंपनी उसे नवाब के पास भेजती थी। नवाब ये कहता था कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजती थी। तो जनता का शोषण हो रहा था और इसका फ़ायदा उठा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव ने अपनी नीतियों से, अपने द्वैध शासन व्यवस्था से भारतीयों का आर्थिक शोषण किया, और ये शोषण इतना ज़बरदस्त किया कि हम पनिक्कर ने ये कहा है कि 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर लिया और बंगाल को आर्थिक रूप से इतना लूटा जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। द्वैध शासन प्रणाली के यदि हम दोषों की चर्चा करें तो इसका सबसे बड़ा दोष जो निकल कर आया वो था प्रशासनिक व्यवधान का, प्रशासनिक अवरोध का। प्रशासन में इससे भ्रष्टाचार फैला क्योंकि कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। वो अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व की वसूली करती थी और ये राजस्व की वसूली ठेका देकर करती थी, इजारेदारी प्रथा के माध्यम से करती थी। जो व्यक्ति जितनी अधिक बोली लगाता था उसको कर वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। उसको खेती बाड़ी से, किसानी से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। उसका काम होता था किसानों से कर वसूल करना और कंपनी में जमा करवाना। बीच में बहुत सारे बिचौलिए इस तरह के हो गए, दलाल इस तरह के हो गए जो इस तरह के कार्यों को करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करना, और इसका परिणाम ये निकला कि जहाँ प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला, खेती को नुकसान हुआ, खेती का अंत हुआ, वहीं पर व्यापार वाणिज्य का भी विघटन हुआ, उद्योग धंधे नष्ट हुए। बंगाल का रेशम उद्योग, बंगाल का वस्त्र उद्योग, तेजी से इसका पतन होने लगा। जुलाहों से अग्रिम धनराशि देकर उनको विवश किया जाता था कि वो सूत काट कर या रेशम बुनकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। उनके वस्त्र उद्योग का तेजी से पतन किया जा रहा था। जुलाहे विवश हो गए थे कि वो अपने कार्य को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बसे। नैतिक पतन हो रहा था लोगों का, कार्य की प्रेरणा कहीं समाप्त होती जा रही थी। ऐसे में हम देखें तो जुलाहे जो बेचारे अपने वस्त्र उद्योग से बंगाल की विशेष पहचान रखते थे, बंगाल जो अनाज का एक केंद्र माना जाता था, भंडार माना जाता था, खेती का अंत होने से, खेती का ह्रास होने से ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ऐसे में हम देखें तो स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही इंग्लैंड की संसद में ये कहने लगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, 1858 ईस्वी में जॉर्ज कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड की संसद का एक भाग है, इसमें बोलते हुए ये कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक ये कह सकता हूँ कि 1765-84 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, बुरी और झूठी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं मिल सकती।
सकती। ये कोटेशन इस बात की पुष्टि करती है कि 1765 से लेकर 1784 ईस्वी तक बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों का जो आर्थिक शोषण किया, उस आर्थिक शोषण से जहां इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक मुनाफा कमाया, वहीं भारतीयों की स्थिति बहुत ही शोचनीय बन गई। लगातार बंगाल में अकाल पड़ने लगे। बंगाल की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति शोचनीय होती गई। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती गई। रोजगार का संकट लोगों के सामने खड़ा होने लगा। भारत के व्यापार वाणिज्य का विनाश होने लगा। कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और इन सब का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लॉर्ड क्लाइव ने अपने द्वैध शासन व्यवस्था के माध्यम से भारतीयों का, बंगाल का आर्थिक शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया और मानसिक शोषण किया। ये कहा जाता है कि 1770 ईस्वी में बंगाल में जो दुर्भिक्ष पड़ा, ऐसे में लोगों को, मरे हुए इंसानों को भी खाना पड़ा। ये स्थिति बहुत ही भयावह थी, जिसके बारे में जब हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों का शोषण करने में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरह से